नमस्कार, मैं अलंकार गौतम बोल रहा हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। दरअसल हम बात उत्तराखंड की कर रहे हैं और उत्तराखंड दरअसल आज जो एक ज़रूरत बन चुकी है उत्तराखंड की, भू अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड मांगे हिमाचल की तर्ज पर भू कानून। दरअसल उसके जो संस्थापक हैं, मुख्य संस्थापक हैं और संयोजक हैं सागर शंकर रावत, किसी परिचय के मोहताज नहीं। इससे पहले कि मैं इनसे बात करूं, इनको एक मैं शेर सुपुर्द करता हूं दरअसल, जो वास्तव में आज उत्तराखंड की स्थिति है उसको देखते हुए एक शेर मैं इनको सुपुर्द करता हूं और फिर मैं इनसे बात करूंगा कि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू ही सारा अंधियारा हर लेता है। सागर जी, स्वागत है आपका। ये पंक्तियाँ मैंने आपको समर्पित की हैं। 2018 से आप इस मुहिम को लेकर के चले हैं और आज काफ़ी ज़्यादा जो है आपको समर्थन उत्तराखंड जनमानस का मिल रहा है। आखिर क्या सोच लेकर के चल रहे हैं, क्यों चाहिए उत्तराखंड को ये भू कानून? धन्यवाद। उत्तराखंड के 1,35,00,000 की जनता का आज आपने जो हिमाचल की तर्ज पर लगे उत्तराखंड में जल्द भू कानून, उत्तराखंड मांगे हिमाचली भू कानून, # उत्तराखंड मांगे भू कानून, जो मुहिम मेरे राज्य की छात्र शक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति ने चलाई है, जो उनके अचेतन मस्तिष्क से चेतन मस्तिष्क में जो बातें पहुंची है, इसके लिए अलंकार जी आप तो वैसे भी डॉक्टर ऑफ कमेंट हैं और सारे स्पोर्ट्सों के आप कमेंट्री करते हैं, साथ साथ में आप सोशल कमेंट्री भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप में हैं। आप उत्तराखंड के बहुत बड़े नगीने हैं, इसलिए आपने जब ये प्रस्ताव रखा कि दोबारा एक बार पुनः आपका भू कानून पर, जब आपसे मैं 3-4 साल पहले मिला था तब भी आपने एक इंटरव्यू लिया था और वो इंटरव्यू इतना सक्सेस हुआ था, आज दोबारा आपने जो प्रस्ताव रखा तो मैंने शहर से इसको स्वीकार किया। उत्तराखंड की जनता के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल का ही भू कानून क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है हिमाचल का भू कानून क्योंकि हिमाचल में अनुसूची 9 में 1972 में YS परमार जी ने जब देखा कि हिमाचल का व्यक्ति बाहरी लोगों के द्वारा खरीदे गए होटल और जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे उनमें ही नौकरी करने लग गया है, तब ऐसा लगा, उन्होंने तुरंत बोला कि आज के बाद यहाँ हिमाचल की लैंड की 1 इंच ज़मीन भी नहीं बिकेगी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 2004 में नारायण दत्त तिवारी जी ने 500 वर्ग मीटर खोल के रखा, फिर 2000 बहुत बड़ा उसमें विरोध हुआ, उसके बाद 2007 में 250 मीटर खोल के रखा। लेकिन ये एग्जिस्ट कानून चल रहा था, इसको ये अध्यादेश था, ये कानून नहीं बन पाया, अधिनियम नहीं बन पाया, इसलिए हम कहते हैं भू अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड। लेकिन 2018 में जब त्रिवेंद्र सरकार ने नियम यूपी ZLR 1950 के 154 का कंपनी एक्ट 143 के तहत जब 12.5 एकड़ की जो रिस्ट्रिक्शन था उसको खोल दिया कंपनी के माध्यम से। चालाकी ये थी कि आपने ये कहा कि यहाँ इन्वेस्टर समिट आ रहा 1,20,000 करोड़ का। मैं उत्तराखंड के सारे पत्रकारों से भी ये कहना चाहता हूँ कि उस समय सारे अखबारों की हेडिंग ये थी कि 1,20,000 करोड़ का इन्वेस्टिंग यहाँ पे आ रही है। उस साउंड में वो यहाँ की ज़मीनों को यानी कि उत्तराखंड का सौदा करना चाह रहे थे। इस मंशा को मैं समझ गया या हम लोग समझ गए, तो हमने इसका विरोध करना शुरू किया। हमने कहा यहाँ हिमाचल का अगर कानून होता तो अलंकार जी, आपका बच्चा, मेरा बच्चा, श्री हरीश पांडे जी का बच्चा, प्रकाश पंत जी का बच्चा, श्री राजेश पेटवाल जी का बच्चा और हमारे बम्बई के जो यहाँ उत्तराखंड के निवासी अभी बम्बई से माइग्रेट करके थे वापस आ गए हैं, इनके आने वाले बच्चे का नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित होता। आज लगातार यहाँ की ज़मीनों को आप रातों रात एक कंपनी बना लीजिए और यहाँ की सरकार को पिच कीजिए कि हम आपके वहाँ का बुग्याल खरीदना चाहते हैं और वहाँ सौर ऊर्जा प्लांटेशन लगाना चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में आपने देखा होगा कि पहाड़ों में तपिश बहुत अच्छी होती है, गुनगुनी धूप बहुत अच्छी होती है और जाड़ों में भी, तो वहाँ ओस तो होती नहीं है और ना ही कोहरा लगता है। तो इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि बुग्याल लोगों ने खरीद लिए हैं। और आपने एक चीज़ जो देखा उसको अगर मैं कंपेयरिंग करूँ, जनता को मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे ही सरकारों ने ई टेंडरिंग करी, बॉम्बे में बैठा हुआ, दिल्ली में बैठा हुआ, कलकत्ता में बैठा हुआ या चंडीगढ़ में बैठा हुआ या मेरठ, मुजफ्फरनगर या यूपी में, लखनऊ में बैठा हुआ व्यक्ति, कंपनी ई टेंडर करती है और आपके वहाँ का 500 करोड़, 600 करोड़, 100 करोड़ का टेल लेती है। लेकिन वो कंपनी यहाँ कभी नहीं आती है, आपके रोड 5 साल तक नहीं बनते हैं, वो यहीं के लोकल ठेकेदार को पकड़ के काम करवाती है और 20% 30% लेती है। ठीक उसी प्रकार से नियम 143 के तहत जो आपने खोला
बाहर के लोगों ने बुग्याल खरीद लिए हैं, आप ही को वहाँ चौकीदार रख देंगे, आप ही को चौकीदार, आपकी बकरी चराना वहाँ मुश्किल, आपके गाय भैंसों का वहाँ जाना मुश्किल, वहाँ पे गेट लगा देंगे, कुत्ते रख देंगे और उसके बाद आप अपने ही क्षेत्र में गुलाम हो जाएंगे। आपका पूरा टिहरी खरीद लिया जाएगा, आपका पूरा गैरसैंण खरीद लिया जाएगा, आपका नैनीताल खरीद लिया जाएगा, आपका अल्मोड़ा खरीद लिया जाएगा, तो आपके पास रहा क्या? इसका मतलब एक प्रकार से कंपनी एक्ट के तहत इस राज्य को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। उस साजिश का भू अध्यादेश अधिनियम अभियान लगातार उसका पर्दाफाश करते आ रहा है और आज उसका जो जन समर्थन मिल रहा है, 3-3 साल के बच्चे भी उसको कह रहे हैं। और उस साजिश के तहत क्या होगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेपाल हमारा पूर्व से हमारे नेपाल से जुड़े हुए हैं और चाइना से हम जुड़े हुए हैं उत्तर से। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ भू कानून लगना चाहिए, हिमालय की पारिस्थितिकी के कारण भी यहाँ भू कानून लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे जो ग्लेशियर टूट रहे हैं वो इसलिए कारण टूट रहे हैं कि बाहरी लोग यहाँ बहुत आ रहे हैं और जिसका जो ह्यूमिडिटी होती है, जो शरीर की जो गर्मी निकलती है उससे भी होता है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पॉइंट की बात यह है कि हिमालयन बेल्ट हमारे पिथौरागढ़ से लेके जम्मू कश्मीर से लेके सेवन सिस्टर तक सबका, चाहे वो हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो और आपके सिक्किम हो, नागालैंड हो, सबका अपना एक स्पेशल भू कानून है। और इस गफलत में कोई ना रहे, इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आपकी विधानसभा में एक विधेयक पास हो जाए, उसका अधिनियम बन जाए तो रातों रात आपका 2018 का जो रिवर्ट हो सकता है। आज पुष्कर सिंह धामी जी है जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, युवा चैप हैं, हमारी तरह हैं, 40-41 साल का मैं भी हूँ, 40-41 साल के आप भी होंगे और वो 45 साल के हैं और युवा इस बात को मांग कर रहा है। हम इसको लगातार इस बात को मांग उठा रहे हैं। इस बात को लेके इस कानून को, आप भू कानून को यहाँ पर लगाइए और हिमाचल का परमार बन जाइए। कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक व्यवस्था जो एक व्यवस्थाएं होती हैं दरअसल उससे थोड़ा सा दूर रहना होगा जो हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री है। यही कारण है, मैंने अभी तक देखा है जब आप भू अध्यादेश अधिनियम को जब आगे करते हैं तो बड़े कम राजनीतिज्ञों से आप मिलते हैं, आप इस तरह के शख्सियतों से मिलते हैं जो जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, इन लोगों से आप संपर्क में रहते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कुछ भू अध्यादेश की कुछ झलक सी हमारे उत्तराखंड में है कई क्षेत्रों में, जैसे जौनसार बाबर उसका एक बड़ा उदाहरण है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं राज्य की जनता को बता देना चाहता हूँ, उत्तराखंड में आज 4 लैंड एक्ट काम कर रहे हैं, भूमि एक्ट काम कर रहे हैं। नंबर 1 है कुर्जा एक्ट, नंबर 2 है कुमाऊं एक्ट, नंबर 3 UPZLR एक्ट और नंबर 4 जो एक्ट है वो है जौनसार बाबर एक्ट। कुर्जा एक्ट में आप पिथौरागढ़ और जितने भी हमारे सीमांत क्षेत्र हैं उस क्षेत्र की आप जमीनें नहीं ले सकते। जौनसार बाबर में भी आप प्रिजर्व क्षेत्र है, उसमें भी आप नहीं ले सकते हैं। उसमें भी एक एक्ट लगा है, उसमें भी सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अब जौनसार बाबर में क्यों लगा है? जौनसार बाबर में इसलिए लगा है क्योंकि वो हिमाचल से टच है। जौनसार बाबर वो हिमाचली लोग, उनकी रिश्तेदारियां वहाँ पे होती हैं। और इसका एक ये भी है कि जौनसार में जो भाषा बोली जाती है, हिमाचल के सीमांत क्षेत्रों में भी वही भाषा बोली जाती है। तो इसे कहा जाए कि पूर्व में देखा जाए तो एक तरीके से हिमाचल की वो टेरिटरी है, सिर्फ उत्तराखंड का क्षेत्र है। बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली उनका रोटी बेटी का नाता है, रिश्तेदारी का नाता है। उनका आपस में सेब के बगीचे होते हैं, आपस में खेती बाड़ी होती है और ऐसा तो नहीं है कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर, आपस बॉर्डर ऐसा कोई चीज़ है नहीं। तो हिमाचल से लगा हुआ है जौनसार बाबर क्षेत्र है, इसलिए वो प्रिजर्व कानून मांगा उन्होंने, क्योंकि वो 1972 में YS परमार जी ने जब वहाँ पर लगाया तो जौनसार बाबर के लोग समझते थे उनकी रिश्तेदारियाँ हिमाचल में। उन्होंने देखा जब यहाँ का बाहरी लोग यहाँ पे कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता, 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता, तो उन्होंने यहाँ पे इस एक्ट को किया जो संविधान में है। UPZLR 1950 भारत सरकार का एक लैंड एक्ट होता है जो 1950 में निकला, वही उत्तर प्रदेश में निकला। जितने भी स्टेट उस समय बने, 20-25 स्टेट जो बने, सब में अपना एक लैंड एक्ट है। हमारा जो एक्ट है वो UPZLR है और तब से लेके आज तक का उत्तराखंड ने जहमत नहीं उठाई अपना एक नया लैंड एक्ट बनाने की। अब बताओ, इतना बड़ा हमारे साथ हमको अंधेरे में रखा जा रहा है। UPZLR का 154 नियम पे ही हम काम कर रहे हैं। क ख ग घ 3 बार बदल चुका। देखो दुर्भाग्य, देखिए 2004 में, 2007 में और 2018 में तो आपने डिमोलिश ही कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। आप जितनी मर्जी यहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। आपको, मेरे को लगता है, इस बात को मैं जानता था कि इनकी चालाकियों को जानता था, इनके प्रपंच को जानता था, इनके षड्यंत्र को जानता था कि आज आप देहरादून के बॉर्डर में आएंगे, कल आप हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ तक पहुँच जाएंगे, माणा बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे, ज़मीन खरीद लेंगे, आपको रोकने वाला कोई कानून ही नहीं है। तो मुझे पता था कि यहाँ पे एक छुपा हुआ दुश्मन आ रहा है
और चाहे किसी भी रूप में आ रहा है, लेकिन वो पहाड़ियों की अस्मिता, अपने जल जंगल जमीन रोटी बेटी संस्कृति को खत्म करने जा रहा है। इसलिए मैं जानता था कि इसमें 2-4 साल लगेंगे, और जैसे जैसे आम आदमी का जब गला घुटने लगेगा तो ये मांग स्वतः ही उठेगी। और आज राज्य की 1,35,00,000 जनता इस मांग को उठा रही है। 3 साल के बच्चे से लेके 98 साल का पुरुष और महिलाएं भी कह रहा है कि हिमाचल की तर्ज पे यहाँ लगे भू कानून। और ये पूरे उत्तराखंड में, आज भी कह रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड के समग्र जनता को अब एकजुट और एकमुठ होकर केवल और केवल सुबह और शाम केवल भू कानून की बात करनी है। अलंकार जी, आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर 2019-20 में कोविड आया था, 2020 और 21 में अगर कोविड नहीं हुआ होता तो मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के तहत अभी तक यहाँ पे भू कानून, हिमाचली भू कानून लग चुका होता। सागर जी से मैं इससे पहले एक सवाल करूं, हमारे कुछ मित्र इसे सोशल मीडिया में जो है लाइव इसको कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, देखिए भू अध्यादेश कानून वास्तव में हमारी एक ज़रूरत है, और ये ज़रूरत तभी पूरी हो सकती है जब आप इतना सहयोग दें। कम से कम इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी मित्रों को, और इस आवाज़ को बुलंद करें। ये आवाज़ वास्तव में आने वाली पीढ़ियाँ हमें कम से कम इसलिए तो याद करें कि हाँ, इस आवाज़ को बढ़ाने में हमारा योगदान है। सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे राकेश पंत जी हैं, हरीश पांडे जी हैं, और हमारे अन्य मित्रगण जो मेरे को इस समय दिखाई दे रहे हैं, इसे लाइव कर रहे हैं। मैं एक सवाल सागर जी वापस आप पे आता हूँ। तो उत्तराखंड दरअसल कहा जाए तो उत्तराखंड देवभूमि है, और यहाँ ईश्वर ने, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। और बात की जाए उसमें एक चीज़ होती है प्रतिभा। अगर हम विश्व के सबसे, हमारे देश के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट के कहा जाए तो सबसे जो सफल कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी, दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें झारखंड से रिप्रेजेंट करना पड़ा, हालांकि वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हैं। या इसके अलावा आजकल ऋषभ पंत को आप देख रहे हैं। ऐसे ही कई प्रतिभाएं हैं। हमने पूर्व में देखिए उत्तराखंड से, शायद किसी और राज्य में आप मेरे से ज़्यादा जानकार हैं, ये एक ज़रूर चर्चा का विषय होना चाहिए कि किसी और राज्य के पास ऐसा नहीं होगा जो हमारे पास है कि यहाँ 3 रेजिमेंट हमने दिए हैं, गोरखा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट। किसी और सब कुछ होने के बाद भी उत्तराखंड से ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या इसका कारण मानते हैं? क्या माफिया जो है, इस तरीके के जो लोग हैं, वो वास्तव में जो है पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं और उत्तराखंड उनके लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट है? बिल्कुल सही कहा। मैं जानता था कि आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा। ये उत्तराखंड में, मैं आपको बता दूं, मैं उत्तराखंड में पहला भारत रत्न हमें मिला पंडित गोविंद वल्लभ पंत, और पहला जो मेडल मिला जिसे परमवीर चक्र कहते हैं वो भी हमें मिला सोमनाथ शर्मा। और यहाँ के बड़े बड़े लोग यहाँ पे निकले। सुमिंदरानंदन पंत पहले छायाकारी कवि रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे प्रतिभाएं निकली हैं। जब परमाणु परीक्षण हुआ था, केसी पंत उस समय थे, 1972-78 के बीच में जब इंदिरा गांधी जी ने इसको किया था, उस समय भी केसी पंत रक्षा मंत्री थे। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत बड़ी बात। और आज भी हमारे जो पहले CDS हैं वो भी हमारे पहाड़ से हैं, और जो अभी NSA हैं वो भी हमारे पहाड़ से हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन इतनी सारी प्रतिभाओं के होने के बावजूद भी मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ की जो लोकल राजनीति, चाहे BJP हो, कांग्रेस और UKD हो, UKD ने भी 2 बार सत्ता का सुख भोगा है, ये केंद्रीकृत जब तक रहेगा, यानी कि केंद्र के माध्यम से जब आदेश आएगा।